हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए प्रकाश के अपवर्तन को और आगे पढ़ें। 3, 4, 5 वीडियो मैं दे चुका हूं प्रकाश के अपवर्तन का। आगे देखते हैं आयताकार कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बच्चों, इसमें देखा जाए तो जब आयताकार कोई गुटका रख दिया जाए तो ये पृष्ठ कांच का गुटका है बच्चों। तो ये जो पृष्ठ होगा और ये जो पृष्ठ होगा एक दूसरे के समांतर होंगे। इसमें क्या होता है कि अगर प्रकाश की कोई किरण डाल दी जाए, ऐसे करके मान लीजिए हम प्रकाश की कोई किरण डाल रहे हैं तो ये अपवर्तित, मान लीजिए आई कोण से आई और आर से ऐसे करके निकल जाएगी, आर है, और फिर यहाँ से ऐसे करके निकलेगी तो आई से ही निकलती है। तो देखने को क्या मिलता है, आई से ही ये निकलती है बच्चों। यानी जितने से आपतित होती है उतने ही कोण से निर्गित होती है। यानी आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर होता है। और अगर अब हम लोग देखें तो इसको यदि आगे बढ़ाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए बच्चों, तो ये एक दूसरे के समांतर रहते हैं। एक दूसरे के बच्चों क्या रहते हैं? समांतर। यानी किसको किसको आगे? आपतित किरण और निर्गित किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इस कंडीशन में जो दो इनके बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या बच्चों रट गया? आपको ऐसा बोलना है, जब किसी आयताकार गुटके में प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। इन दोनों समांतर किरणों के बीच की लंबवत दूरी को, इन दोनों समांतर किरणों के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। हेडिंग डाल के लिख लो बच्चों। चलिए देखते हैं होगा कितना, थोड़ी निगमन देख लो। इसका अपवर्तनांक मान लीजिए हमने यन माना है, इधर वायु है, वायु के सापेक्ष है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। मैं क्या करूं, इधर से एक लंब डालूं, ये 90 अंश का मान लीजिए कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण है। अब आप सोचो, क्या सोचोगे? कांच के गुटके की जो मोटाई है उसको मैं टी ले लूं, टी मोटाई का है। अब थोड़ी सोचो बेटा, यहाँ कोण कितना होगा? ये कोण, तो अगर आप देखो तो ये कोण आई माइनस आर होगा। रियल में विचलन है, क्यों भाई? ये जो कोण है ये विचलन है, तो इसको लिखा जा सकता है आई माइनस आर। अब यहाँ अगर आई माइनस आर का कोण है तो साइन आई माइनस आर लगाइए, कितना आएगा? साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब। यानी ये वैल्यू रियल में देखा जाए तो किसके बराबर है? डी, लंब बटे कर्ण। 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये 90 के सामने ये भुजा, इस वाली भुजा को, इस भुजा कुछ मैं नाम दे दूं, मान लीजिए ए और बी लिख दिया हूं, तो इधर मैंने ए बी लिख दिया। बच्चों देखते जाओ। हाँ तो बच्चों यहां से मैं क्या करूं, डी बराबर निकालूं, क्योंकि मुझे पार्श्विक विस्थापन डी चाहिए, पार्श्विक विस्थापन डी चाहिए। तो डी बराबर कितना हो जाता? ए बी साइन आई माइनस आर। बच्चों फिर से देखिए ए बी कैसे निकले। अब देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक की दूरी ए बी है, इसको मैं आगे मिला दूं तो ये 90 अंश का कोण अभिलंब है बेटा, 90 अंश का कोण। अब यहां से देखो बेटा, यहां से, तो यहां से लिखा जा सकता है कास आर, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए, तो कास थीटा ले ली जाए। तो कास आर, कास थीटा बराबर आधार। तो ये देखिए बच्चों, ये आर के सामने लंब होगा, ये भुजा लंब है, ये हो जाएगी आधार। तो यानी आधार को लिखा जा सकता है टी, और 90 के सामने कर्ण, कर्ण को लिखा जा सकता है ए बी। क्या बच्चों बात समझ में? अब यहाँ से ए बी बराबर देखो तो कितना आया, तो ए बी बराबर यहाँ से निकाल के देखा जाए तो ये बटे में जाता, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है ए बी बराबर टी बटे कास आर। तो कास आर को ऊपर ले आते तो ये हो जाता सेक आर इंटू टी, ये आया बच्चों। तो यहाँ पर ए बी की जगह लिख दी जाए टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये जो बच्चों आया, ये पार्श्विक विस्थापन डी का सूत्र होता है। क्या बच्चों थोड़ी बात समझ में आ रही? चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। हाँ बच्चों आगे देखा जाए, क्या है बच्चों समझ में आया ना? चलिए ठीक है, ना आया करो बेटा कमेंट्स किया करो, कोई दिक्कत नहीं। आ देखा है तो लाइक कर लिया करो। चलिए ठीक है बच्चों, इधर थोड़ी देखो। यदि आई व आर बहुत छोटे हों, देखिए बच्चों थोड़ी थोड़ी बात समझते जाएं। तो
क्या लिखा जा सकता है इसको? तो आपको पता है कि साइन आई को आई लिखा जा सकता है, साइन आई को आई, यानी ऐसा लिख लो, साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, कास थीटा को 1 लिखा जा सकता है। तो अब आइए इधर देखें तो डी बराबर क्या लिख लें? डी बराबर लिखा जा सकता है टी इंटू, ये देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा है सेक आर को कितना लिख लो? 1, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है, तो कास का उल्टा सेक कर लीजिए तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो यानी सेक आर की जगह मैं लिख लूँ 1। और यहाँ पर आपका लिखा है कितना? साइन थीटा को थीटा लिख लें, मतलब थीटा बस लिख लीजिए, मतलब आई माइनस आर कर लीजिए। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? तो इसको लिखा जा सकता है टी आई माइनस आर। और थोड़ी देखो, हमें पता है, क्या पता है कि चित्र अगर याद हो तो प्रकाश किरण वायु से होकर गई थी, तो 1 गुणे साइन आई बराबर यन गुणे साइन आर। और चूंकि बहुत छोटे कोण हैं तब इसको लिखा जा सकता है कि आई बराबर यन इंटू आर, तो आर बराबर लिखा जा सकता है आई अपान यन। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? तो आर की जगह रख दीजिए, तो ये हो जाता है टी आई और आई बट्टे यन, आई ले लीजिए कॉमन, तो एक आपका सूत्र मिल जाता, डी बराबर मिल जाता, आई ले लीजिए कॉमन तो आई टी, आई अंदर से आ गया, टी पहले से लिखा था, और यन माइनस 1 अपान यन। ये भी एक पार्श्विक विस्थापन का सूत्र होता है। कब? जब आई और आर, मतलब कुल मिला के आपतन कोण बहुत छोटा हो, आई छोटा होगा तो आर ऑटोमेटिक छोटा होगा। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये 2 सूत्र हो गए। इसका एक उदाहरण भी देख रहे हैं, चलिए एक सवाल करके दिखाओ बच्चों। एक आयताकार गुटका ले लिया जाए, इसकी मोटाई टी बराबर मैं आपको दे दूं 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण 60 अंश के कोण पर आपतित कर दी जाए, और इसका अपवर्तनांक अंडर रूल 3 कर दिया जाए, यन बराबर अंडर रूल 3। और मैं कह रहा हूँ कि पार्श्विक विस्थापन डी ज्ञात कीजिए, मतलब डी बराबर क्वेश्चन में। चलिए हल करें। तो डी बराबर सूत्र क्या था? टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। हल करें बच्चों तुरंत। तो पहले तो मैं आर निकाल लूँ, चूँकि आर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है ये वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक एन बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे साइन 60 बराबर यहाँ का अपवर्तनांक तो अंडर रूल 3 गुणे साइन आर। आर समझिए ना बेटा, यहाँ जो कोण बना वो आर, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूल 3/2 बराबर अंडर रूल 3 साइन आर। तो अंडर रूल 3 से अंडर रूल 3 कट गया 1/2, तो साइन आर बराबर 1/2, तो आर बराबर 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। बच्चों बात समझ में आ रही? अब यहाँ रख दिया जाए टी का मान कितना? 5 गुणे सेक 30 और इंटू साइन आई माइनस आर, तो आई 60 माइनस आर 30, 60 में से 30 गया 30, तो साइन 30 लिखा है। सेक को 1/cos लिखा जा सकता है, तो बच्चों ये लिखा है डी बराबर 5, और इसको 1/cos लिख लें तो ये साइन 30/cos 30, साइन बटे cos को tan लिख लीजिए, अलग अलग वैल्यू रख लीजिए जो आपकी इच्छा। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 5/√3 मीटर। ये उत्तर, सॉरी सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया बच्चों, ये पार्श्विक विस्थापन होगा। क्या बच्चों बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों आगे देखें, अगली हेडिंग, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए बच्चों देखते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। हेडिंग डालो बच्चों। अब देखो थोड़ी फील करो बच्चों। मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये आपका विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी का उल्टा सोचो, यदि प्रकाश की किरण इधर से इधर में डालता, किधर से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में डालता, तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती। ये दूर हट गई। क्या बच्चों बात समझ में आई?
थोड़ी फील करते चले जाओ कि मान लीजिए इतने कोण पर प्रकाश किरण इतने से गई, मैं थोड़ी सी और ज़्यादा कोण बनाते हुए डाल दूँ, यानी आपतन कोण थोड़ी बढ़ा दूँ, तो ये जो अपवर्तन कोण है ये और बढ़ जाता है। अगर इसको मैं और आगे ऐसे करके बढ़ा दूँ तो ये ऐसे करके निकल जाते प्रकाश की किरण। यानी यहाँ जो आर था ये 90 अंश का कोण बना लिया। तो इस घटना में जो इधर आई था यानी आपतन कोण था, इसी आपतन कोण को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बच्चों बात समझ में आई? यानी हम सीधा सीधा ऐसे लिख लें कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में डाली जाए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में डाली जाए और यदि वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाए तो सघन माध्यम में बने इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, जबकि प्रकाश की किरण सघन से विरल में डाली गई हो, क्योंकि 90 अंश का कोण तभी बनेगा जब सघन से विरल में गई हो। तो हम सीधे सीधे ये बोल दिया करते एक लाइन में कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का हो, इस आपतन कोण को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बच्चों बात समझ में आई? आगे देखें बच्चों, यदि मान लो इसका अपवर्तनांक n1 हो, इसका अपवर्तनांक n2 हो, जिसमें n1 आपका बड़ा है और n2 आपका क्या है, छोटा, क्योंकि अगर अपवर्तनांक इसका बड़ा होगा तभी सघन माध्यम होगा, n2 छोटा है। अब मैं इधर से लिखूँ स्नेल का नियम लिख दूँ तो n1 और इधर का कोण साइन c, क्यों भाई आई सी के बराबर है, बराबर इधर क्या लिख लूँ n2, क्यों बच्चों सही लिख रहा हूँ, n2 और इधर का कोण साइन 90, क्या बच्चों सही लिख रहा हूँ, साइन 90 का मान 1, मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन c बराबर n2 बट्टे n1। क्या बच्चों बात सही है? यानी मैं सीधा सीधा ऐसा लिख लूँ साइन c बराबर n2 क्या है, छोटा वाला अपवर्तनांक बटे n1, यानी n2 बटे n1 को हम लोग ऐसे याद कर लें, जब भी मैं आपसे कहूँ क्रांतिक कोण निकालिए तो साइन c बराबर लिखा करें छोटा वाला बड़े बटे बड़ा वाला अपवर्तनांक। अच्छा समझ रहे हो, छोटा अपवर्तनांक बटे बड़ा अपवर्तनांक, ये रखना है, ध्यान देना। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? आगे बच्चों देखते हैं, कुछ जगह पर क्वेश्चन आपका पूछता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध बताइए, संबंध ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों 1 मिनट में निगमन कर लें। मान लीजिए कि एक मैं ये माध्यम ले लिया, कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। एक मैं माध्यम ले लिया जिसका अपवर्तनांक बच्चों यह है। एक मैंने विरल माध्यम ले लिया, विरल माध्यम मैं ले लूँ क्या, वायु, क्योंकि वायु के सापेक्ष अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी अगर इस माध्यम का अपवर्तनांक n है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 1 रख लिया जाए। अब मैं प्रकाश की किरण इधर से डाल दूं और चूंकि क्रांतिक कोणों से डाली गई है तो इसका मतलब ये जो कोण होगा 90 अंश होना चाहिए। ये क्रांतिक कोण की शर्त है। क्रांतिक कोण की शर्तें समझ में, अपवर्तन कोण 90 अंश होना चाहिए और सघन से विरल में जाना चाहिए। बच्चों समझ में आ रही बात? तो इधर से अगर हम लोग लिखें स्नेल का नियम, अगर लिख लें स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है बच्चों, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो n1 की जगह मैं n लिख दूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक n साइन आई, आई का मान कितना रख दीजिए c बराबर n2 आपका n2 1 है गुड़े साइन आर, साइन 90 अंश, यानी साइन 90 का मान 1, यानी n गुड़े साइन c बराबर 1 गुड़े 1 बराबर 1। तो n बराबर लिखा जा सकता है 1 साइन c। n क्या बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक इस माध्यम का वायु के सापेक्ष, यानी ये n बराबर 1 साइन c निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध है। बच्चों हेडिंग डाल के इसको उतार लीजिए। हेडिंग क्या डालते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध, n बराबर 1 साइन c। बच्चों आगे एक सवाल देखते हैं। सवाल देखा जाए, सवाल क्या देखें बच्चों, सवाल चलिए
हल करके देखिए बच्चा। चलिए मैं ऐसे कर दूं, क्रांतिक कोण आई बराबर सी बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसका अपवर्तनांक दे दूं मैं √2, और इसका इधर अपवर्तनांक दे दी जाए 1। तो आपको क्या पता है, साइन सी बराबर छोटा अपवर्तनांक बटे बड़ा अपवर्तनांक, यानी 1/√2। छोटा अपवर्तनांक बटे बड़ा अपवर्तनांक, छोटा वाला बटे बड़ा वाला। साइन सी बराबर इस कितने अंश का मान होता है, साइन 45 अंश का। तो साइन काट दूं, सी बराबर 45 अंश, सीधे बात खत्म। एक और मान लीजिए, इसको और मैं कुछ ऐसे करके लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ 5 और यहाँ लिख दूँ 3। ठीक बच्चों, तो क्या लिखते हैं आप, छोटा बटे बड़ा। तो छोटा अपवर्तनांक 3 है, बड़ा अपवर्तनांक 5 है, यानी साइन सी बराबर ये साइन 37 अंश का मान। क्यों बच्चों, किससे इसको काट दिया, सी बराबर, यानी क्रांतिक कोण 37 अंश। ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे कि मैं मान लीजिए और ऐसे करके डाल दूं, प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे करके डाली जा रही है, हैं? और आपसे क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए इसका अपवर्तनांक दे दूं 2/√3, और इसका अपवर्तनांक दे दी जाए 1, प्रकाश की किरण ऐसे डाल दी जाए। फिर पूछा जाए क्रांतिक कोण क्या, तो साइन सी बराबर छोटा अपवर्तनांक 1 है बटे बड़ा अपवर्तनांक 2/√3। तो इसको लिखा जा सकता है साइन सी बराबर √3/2। पता ही कितने अंश का मान होता है, ये साइन 60 अंश का मान होता है। तो बराबर साइन 60 अंश, इससे इसको काट दो तो सी बराबर 60 अंश, बात खत्म। ऐसे करके हम लोग सवाल हल करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों, आगे देखा जाए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बच्चों देखें, अभी तक हम लोगों ने देखा कि यदि हम सघन माध्यम से प्रकाश की किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण डालें, तो हम देखते हैं कि जो है एक निश्चित कोण के बाद वो अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। जो इस निश्चित आपतन कोण है, इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आप सोचो कि अगर मैं ये कोण बढ़ा रहा था तो ऐसे करके निकली है, इस कोण को और मैं थोड़ा बढ़ा दूं तो प्रकाश की किरण कुछ ऐसे फिर निकलती। अरे तो जो इस तरह से प्रकाश किरण इधर आ गई है, यानी उसी माध्यम में फिर से लौट आई। तो जब उसी माध्यम में वापस लौट आई तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं। यानी सघन माध्यम से डाली गई किरण यदि अपवर्तन के पश्चात 90 अंश से अधिक का कोण बनाए, कहाँ, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ 90 अंश से अधिक का कोण बनाए, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। या हम सीधा ऐसा बोलते हैं कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बच्चों रट गया, हेडिंग डाल के छाप लो, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इससे संबंधित। आगे बच्चों हेडिंग डालो, आगे हेडिंग डाल लो, विचलन कोण तथा आपतन कोण के लिए ग्राफ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में विचलन कोण तथा आपतन कोण के बीच ग्राफ। बच्चों ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देखा जाए बच्चों, इसको ढंग से समझना है, मजा आ जाए। ये मान लीजिए आपतन कोण और ये मैं विचलन कोण ले रहा हूँ। तो देखिए बच्चों इसमें घटना थोड़ी देखते जाए। ये मैं क्या करूँ, एक प्रकाश की किरण डाल दूँ। तो पहले हम प्रकाश की किरण देख रहे थे, कुछ ऐसे करके निकल रहे थे, लेकिन मैं एक निश्चित कोण से डाला, उस कोण को मैंने कहा क्रांतिक कोण, तो प्रकाश किरण ऐसे करके निकली। क्या बात समझ में आई? यानी आपतन कोण से क्रांतिक कोण से कम पर आपतित करी जाए प्रकाश किरणें तो उस माध्यम में निकलती। आप क्रांतिक कोण से ज्यादा पर करें तो प्रकाश किरण इधर आ जाती। तो इसकी दो तरह से हम घटनाएं देख रहे हैं। पहली घटना देख रहे हैं कि जब आपतन कोण का मान कम है क्रांतिक कोण से, और दूसरी घटना हम लोग समझ रहे हैं जब आपतन कोण का मान ज्यादा है क्रांतिक कोण से।
दो तरह से ग्राफ का विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए बच्चों चालू करें। तो जब भैया ये कंडीशन है तो उस समय पर विचलन क्या हुआ, मतलब पहली कंडीशन ये, चित्र आपका ये बन गए। चित्र मैं दोनों के अलग अलग बनाता जाऊं, यार इधर लिख दूं क्या, चलिए यहीं लिखते जाओ, यहाँ लिखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब आपतन कोण का मान कम है क्रांतिक कोण से। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग लिखें क्या, पहले तो चित्र बना लें। बनेगा चित्र कैसे, प्रकाश किरण ऐसे गई होती है और ऐसे निकल गई होती। तो अगर ये आई है, अगर ये क्या है आई है और ये क्या है आर है, तो इसका जो विचलन है उसको देखिए कितना होगा, क्या आर माइनस आई है बच्चों। चलिए तो अगर ये आर माइनस आई है तो अब हम लोग क्या करें, यदि यहाँ पर आर का मान निकालें तो हमें पता है, ये मान लीजिए n1 है और ये माध्यम n2, तो हमें पता है n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। क्या स्नेल का नियम मैंने यूज किया है। अब यहाँ से मुझे आर का मान निकालना है, तो आर का अगर मुझे मान निकालना है तो साइन आर बराबर लिखा जा सकता है n1 बट्टे n2 साइन आई। तो आर बराबर लिखा जा सकता है साइन इनवर्स n1 बट्टे n2 साइन आई। क्या मैं सही लिख रहा हूँ बच्चों, ये अब ये मान उठा के यहाँ रख दो, तो उस समय पर विचलन कितना मिला होता, तो विचलन मिला होता लेमडा बराबर आर की जगह रख दिया जाए तो साइन इनवर्स n1 बट्टे n2 साइन आई और माइनस आई, तो मतलब मैं लिख दूं माइनस का आई, माइनस का आई। क्या बच्चों बात समझ में आई। क्या बच्चों समझ में आया कि ये विचलन कोण और ये आपतन कोण आई के बीच संबंध है। ऐसे करके बच्चों ये आया आपका, जिसका हमें ग्राफ बनाना है। बताइए इस सूत्र को देख के आपको कैसा लग रहा है, कैसा ग्राफ बनेगा। कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो आया नहीं है, नहीं स्टैंडर्ड ग्राफ इसका बन सकता, लेकिन इससे कुछ चीजें हम लोग निष्कर्ष समझ लें। निष्कर्ष क्या समझ लें, यदि आई का मान मैं 0 रखता इस पूरे सूत्र में, देखिए जिसे मान लीजिए ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख लूँ, आया था बेटा साइन इनवर्स n1 बट्टे n2 और साइन आई माइनस आई, ये आर की जगह रखा था, आई उसी तरह उतर गया। लेकिन यदि मैं आई बराबर 0 रखूं तो बताइए बच्चों, यदि आई बराबर 0 रखूं तो विचलन कितना हुआ, साइन 0 का मान 0, ये भी 0, पूरा का पूरा 0। इसका मतलब मुझे इसको यानी इस जो सूत्र आया है, इस सूत्र को देख के एक बात तो फील आई कि जो ग्राफ है हमारा वो ओरिजिन से चालू होगा, मूल बिंदु से चालू होगा, मान लीजिए यहाँ से चालू। और एक चीज देखो, यदि मैं आई का मान सी के बराबर रख दूं, आई का मान किसके बराबर रख दूं, सी के मान, तो उस समय पर जो विचलन होगा यहाँ से देखो, तो उस समय पर आर कितना होता, 90, 90 माइनस सी हो जाता। इसका मतलब कुछ पॉइंट यहां तक गया, यानी जब मैं सी रख दूं, जब मैं क्या रख दूं, सी रख दूं, आई का मान जब मैं सी रख दूं तो जो विचलन है वो 90 माइनस सी यानी पाई बाई 2 माइनस सी तक गया, यानी कुछ पॉइंट यहां तक गया। अब अगर इसका मैं ग्राफ खींचूं तो कुछ ऐसे करके मिलता है। कई सारे बच्चे इसमें कमेंट्स किया करते हैं कि सर ये ग्राफ कैसे आप समझ गए कैसे, तो बेटा ये प्रैक्टिकली है, जैसे कह रहे हैं कि इसका कैसे, तो मैं कह देता हूँ बच्चों ये है, ये दिया है समीकरण आई और विचलन के बीच, डेल्टा के बीच, आप लोग निकाल लीजिए। ये ऐसे होता है, ऐसे करके ग्राफ आता है। चलिए अब हम कंडीशन सेकंड की बात करें। सेकंड की बात करें कि यदि आई का मान बड़ा हो जाए क्रांतिक कोण से, आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। अब देखो ये ऐसे करके चित्र है, यहां मैं प्रकाश की किरण डाल रहा हूं। अब ये जो कोण है क्रांतिक कोण से बड़ा है बच्चों, तो इसका मतलब पूर्णांतिक परावर्तन होगा, TIR। तो पूर्णांतिक परावर्तन होगा तो इसमें जो विचलन होगा, तो इसका विचलन अलग निकाल लो, तो इसका विचलन हुआ करता कितना बच्चों, ये प्रकाश किरण थी, ये विचलन है, तो हम लिखा करते थे 180 माइनस 2i। याद है कि भूल गए, याद है ना, यानी हम इसी को लिख लेते थे पाई माइनस 2i। अब इसको अगर लिखा जाए तो ये वो लिखा y बराबर c, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस का mx। अब ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और इसका एक ग्राफ बना।
अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो y बराबर माइनस का mx प्लस सी सरल रेखा व्यक्त कर रहा है। क्यों भाई? यानी ये सरल रेखा होगी। एक बात हमें समझ में आ गई कि ये सरल रेखा है। बच्चों इसको इधर रख लें, फिर देखते हैं। इसको ऐसे रख लो, इसको लिख लिया जाए डेल्टा बराबर पाई माइनस 2i। डेल बराबर हमने लिख दिया पाई माइनस 2i। अब बच्चों इसमें थोड़ी थोड़ी फील करें। फील क्या करें? यदि हो जाए डेल्टा जीरो, डेल्टा कितना है? जीरो, तो आई बराबर कितना है? आई बराबर हो जाता है, इधर जाता है यानी पाई बाई 2। मतलब मुझे बात समझ में आ गई, यहाँ जो यहाँ जो पॉइंट होगा वो पाई बाई 2 पर। और एक सवाल थोड़ी लगा के देखते हैं, सवाल आपको समझ में आ जाए तो बेटर हो जाए। n बराबर अंडर रूट 2 रख लो, एक प्रकाश की किरण डाल दो, पता है इसके लिए c कितना है, क्रांतिक कोण कितना है? तो आपको पता है साइन c बराबर छोटा वाला यानी इसका अपवर्तनांक का है, तो 1/√2 मतलब c बराबर 45 अंश। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? हाँ तो रही होगी 45 अंश। अब थोड़ी फील करना, बस यही इसका टर्निंग पॉइंट है। 45 अंश से मैं प्रकाश की किरण डालूं तो बताइए क्या ये ऐसे करके जाती? लेकिन मान लो मैं 45 लेकिन मैं क्या कर लूं, कहाँ लिख दूं यार, यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं। यदि हम क्या करें, यदि प्रकाश की किरण 45.00000000001 से डाल दूं, यहाँ से डाल दूं एकदम, यहाँ से एकदम बारीक से, तो पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता, प्रकाश किरण सीधी यहाँ आ जाती। क्योंकि अगर ये 45.001 है तो ये भी 45.0, क्योंकि आई आर के बराबर होता है, परावर्तन का नियम लग जाता। तो मतलब प्रकाश किरण अभी ऐसे थी, सीधा उठ के कितना कम बढ़ाया, बहुत बहुत कम, मतलब 45 पे ये थी, अब थोड़ा ऐसा किया सीधा नीचे, यानी ग्राफ सीधा जंप मार गया, सीधा ग्राफ जंप मार गया। और इसके बाद आपका ये पूर्णांतिक परावर्तन लगने लगा, तो पूर्णांतिक परावर्तन के लिए आई और विचलन के बीच ये संबंध है, और ये एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब ये सीधा सीधा यहाँ से सरल रेखा आया और कहाँ गया, जहाँ विचलन 0 है वहाँ आपतन कोण कितना है बच्चों? वहाँ आपतन कोण है पाई बाई 2। तो ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ। क्या बच्चों बात समझ में आई? विचलन और आपतन कोण के बीच ग्राफ। अच्छा बताइए ये कितना है, ये पॉइंट कितना है? क्यों बच्चों ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट देखा जाए तो कितना है बच्चों? तो यहाँ पर आई का मान कितना है? c। अगर विचलन के लिए आई की जगह c रख दो तो पाई माइनस 2c है, यहां से सीधा। तो ये बच्चों ग्राफ है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों को सवाल देखा जाए, सवाल देख रहे हैं ये कुछ। देखिए बच्चों गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए एक सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक √2 है, √2 है, इसका अपवर्तनांक 1 है। एक मैं प्रकाश किरण इधर से इधर डाल दूं, कितने अंश से? 60 अंश के कोण से डाल दूं। मैं इसका पूछ रहा हूं कि विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, चालू जाओ। तो आप लोगों ने पहले तो हम लोग देख लें, क्योंकि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही? सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं पूर्णांतिक परावर्तन हो गया। तो पहले तो मैं क्रांतिक कोण चेक कर लूँ। तो क्रांतिक कोण अगर हम लोग निकालें तो हमें पता है साइन सी बराबर छोटा वाला यानी छोटा n बटे बड़ा n बटे √2 बड़ा n, और वो c बराबर आ गया सीधा सीधा 45 अंश। चलिए ठीक है, यानी 45 अंश पर। और मैं आपतन कोण जो है वो क्या c से बड़ा है? अगर c से बड़ा है तो क्या ये TIR है? अगर ये TIR है इसका मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि प्रकाश किरण ऐसे ही लौट आएगी, यानी परावर्तन के नियम का पालन करेगी। तो क्या ये भी 60 हुआ? अरे ये 60 हुआ, इसका मतलब इसके लिए R का जो मान है ना बच्चों, ये R का मान 60 अंश है। अब मैं क्या करूं? विचलन निकालूं। तो विचलन के लिए मुझे पता है कि यार यहाँ से किरण ऐसे इतनी विचलित हुई है, यानी 180 - 2 गुणे आई
तो 60 दुनाई 120 यानी विचलन कितना आ गया, 60 अंश आता है बच्चों। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है कैसे? और एक आध सवाल देखो, सवाल और देख लीजिए। मान लीजिए कुछ ऐसे कोण ले लीजिए, एक मैं ऐसे करके बेलन ले रहा हूँ, पारदर्शी एक पृष्ठ का बेलन है, और यहां से कह रहा है एक प्रकाश किरण थीटा अंश पर आपतित की गई, एक प्रकाश की किरण थीटा अंश पर आपतित की गई। बात समझते जाना, थीटा अंश पर आपतित की गई। ये कुछ ऐसे करके, ये कुछ ऐसे करके निकल गई, और जब यहां से निकली तो इसके साथ ये यहां से 90 अंश का कोण बनाते हुए निकले। यदि इसका अपवर्तनांक 2/√3 हो तो थीटा का मान कितना होना चाहिए? थीटा का कम से कम मान कितना हो कि पूर्णांतिक परावर्तन की घटना इस पृष्ठ द्वारा हो? क्या क्वेश्चन बात समझ में आ गई? यहां मैं कितने अंश से प्रकाश किरण आपतित करूं कि इस पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से, ये पृष्ठ से मतलब स्लिप करते हुए निकल जाए, यानी पूर्णांतिक परावर्तन की पूर्णांतिक परावर्तन क्रांतिक कोण की घटना हो जाए। ठीक है, देखते हैं। तो क्या मैं इधर से निकालूं, अगर ये ऐसे है या विलंब है तो क्या ये आर है? अगर ये आर है बच्चों तो हमें पता है 2/√3, ये सीधे क्रांतिक कोण निकाल लिया। साइन सी बराबर छोटा वाला यानी इधर एन बराबर कितना 1, तो 1/2√3 यानी सी बराबर आ गया √3/2 मतलब 60 अंश। क्या बच्चों बात समझ में आई? ये 60 अंश है। अब अगर आप समझो थोड़ी बच्चों, तो अगर ये 60 है तो ये कितना है? 30 है। यहाँ 90 अंश बन जाता, तो ये 30 है। अगर ये 30 है तो ये कोण पूछा है उसने, तो फिर से आप लगा दीजिए 1 गुणे साइन थीटा बराबर 1 गुणे, यानी इधर अपवर्तनांक 1 है, 1 गुणे साइन थीटा बराबर इधर का अपवर्तनांक 2/√3, और इधर लिख लूं मैं साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना हुआ? 1/2, 2 से 2 कट गए, यानी ये आ जाता साइन इनवर्स 1/√3। ये इसका उत्तर। थीटा का मान अगर मैं इतना रख देता तो उधर जो है क्रांतिक कोण की घटना हो जाती। देखिए आगे TIR के लिए समझ लो। क्या समझूं? आप थोड़ी फील करो। आप अगर मैं इस कोण से, यानी थीटा का जो मान ये आया है TIR के लिए, अगर थीटा का मान इससे ज्यादा करूं कि इससे कम करूं कि यही रहने दूं जिससे पूर्णांतिक परावर्तन हो जाए? फील करो, चित्र देख। क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूं थीटा का मान जो इतना आया है इससे कम करूं कि ज्यादा करूं कि पूर्णांतिक परावर्तन हो जाए? कम करूं कि ज्यादा करूं? थीटा का मान इससे घटाऊं कि बढ़ाऊं? तो सोचो, ऐसे सोचो। अगर मैं थीटा का मान बढ़ाया तो अगर ये बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, अरे ये बढ़ाया तो ये बढ़ा, मतलब आई बढ़ाया तो आर बढ़ा। अगर ये बढ़ा तो ये इधर, अगर ये बढ़ गया, मान लो सोचो कि ये 30 की जगह 40 हो जाए, यहाँ तो 90 फिक्स है, तो फिर इधर कितना हो जाता? ये कम होता बेटा, इधर 50 हो जाता। और हमें पता है कि अगर 60 से कम हुआ, क्रांतिक कोण 60 है, अगर 60 से कम हुआ तो पूर्णांतिक परावर्तन की घटना नहीं होगी, 60 से क्रांतिक कोण की घटना नहीं होगी। अगर 60 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये कोण बढ़ना चाहिए। अगर इस कोण को मुझे बढ़ाना है पूर्णांतिक परावर्तन के लिए, आर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आर को बढ़ाना है तो इसका मतलब ये जो 30 अंश आया था इसको घटाना पड़ेगा। अगर इसको घटाना है इसका मतलब इसको घटाना पड़ेगा। यानी हमें सीधे सीधे बात समझ में आ गई। यदि थीटा कम होता, इससे यदि थीटा का मान कम होता, यानी मैं सीधा सीधा लिख लेता कि जो थीटा है वो इससे कम हो साइन इनवर्स 1/√3 से, तो पूर्णांतिक परावर्तन की घटना हो जाती। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लें। पूर्णांतिक परावर्तन के लिए थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा ऐसे है, एक प्रिज्म है, इसमें यहाँ थीटा दिया है 90 अंश का कोण है, और इसमें प्रकाश किरण मैंने लंबवत डाल दिया इस पृष्ठ के लंबवत, और पूछ रहा है कि पूर्णांतिक परावर्तन हो जाए, मतलब इसी पृष्ठ पर वापस लौट जाए
इसके लिए थीटा का मान कम से कम कितना होना चाहिए। तो चलिए बच्चों चालू करें। तो पहली बात तो यहाँ का अपवर्तनांक हमें पता है √2। तो मुझे पता है कि साइन सी बराबर छोटा वाला बटे बड़ा वाला यानी सी बराबर 45 ये मुझे समझ में आया कि क्रांतिक कोण 45 अंश है। अब बताइए कि जो पूर्णांतिक परावर्तन के लिए जो आई का मान है वो बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। यदि आई का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो हमें पता है कि स्लिप होके ऐसे करके लंबवत निकल जाएगी। इस पृष्ठ पर एक मैं अभिलंब खींच दूं, इस अभिलंब के साथ 90 अंश कोण बनाती है, ऐसे निकल जाती है। मुझे चूंकि पूर्णांतिक परावर्तन मतलब इधर ही प्रकाश किरण लौट आए ऐसा कुछ सोचना है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, आई का मान बढ़ा दूं यार, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोचो आई कौन सा है, अगर ये अभिलंब है तो ये आई है। अब आई का मान कितना है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और मुझे पता है कि ये जो भुजा है ये लंबवत है। तो अगर ये लंबवत है यानी आई प्लस थीटा बराबर 90 है। तो बताइए मुझे आई बराबर कितना है, सॉरी थीटा बराबर कितना है, थीटा ही चाहिए, आई चाहिए, सॉरी आई चाहिए। आई बराबर कितना है, 90 माइनस थीटा है। अब मुझे शर्त पता है कि आई का मान पूर्णांतिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब देखो यहाँ आई का मान हो गया 90 माइनस थीटा बड़ा होना चाहिए सी से, सी का मान आया था 45। चलिए ठीक है, तो माइनस थीटा बड़ा होना चाहिए, इधर जाता तो माइनस का 45 बचता। अब बच्चों देखिए, अब यहीं पे पूरी रॉकेट साइंस है। इसके बाद मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, ये माइनस है ये माइनस है, तो आपको पता हो तो इन्हें हम सरसमिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सरसमिकाएं। सरसमिकाएं जो हैं, सरसमिकाओं को जब हल करते हैं बच्चों, तो जब हम लोग माइनस का पक्षांतर कर रहे हैं ना, माइनस का भाग करते हैं, तो क्या हुआ करती है, सरसमिका का चिन्ह अपोजिट हो जाता है। यानी मैं थीटा बराबर लिख सकता हूँ, अब इधर को 2 मुँह थे, अब इधर हो जाए बराबर 45। इसका मतलब मुझे बात समझ में आ गई। वैसे भी आप समझो, जब माइनस का मतलब होता है ना, माइनस का मतलब बड़ा होना चाहिए। ये मतलब माइनस का जो मतलब है, इधर लिखा बड़ा होना चाहिए। लेकिन यार माइनस में क्या होता है, जैसे मैं -50 कह दूँ, -40 कह दूँ, कौन बड़ा है, तो आप बता दो सर 40। यानी माइनस में उल्टा हो जाता है यार, वही उल्टा कर रहा हूँ मैं। माइनस हटाया तो उल्टा कर दिया। माइनस पे, अगर माइनस पे हम लोग दोनों कैलकुलेशन करें तो माइनस में इसको बढ़ाए तो इसको बढ़ाने पर ये बढ़ता, मतलब जो थीटा है वो 45 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, -45 से। लेकिन इसको मैं प्लस में करूँ तो 45 अंश से कम होना चाहिए। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए थीटा का मान 45 अंश से कम होना चाहिए। कई बार पूछा है क्वेश्चन ये। चलिए और आगे देखते हैं। बच्चों इसके जो आगे की हेडिंग है, मतलब पूर्णांतिक परावर्तन और क्रांतिक कोण से रिलेटेड कुछ उदाहरण हमें देखना था। उसमें बहुत अच्छे अच्छे से उदाहरण मिलते हैं, जैसे मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, प्रकाशित तंतु, इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। रेगिस्तान की मरीचिका, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, पूरी थ्योरेटिकल रहेगी। उसमें एक आध निबंध है, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, उसके अच्छे सवाल मिल जाते हैं। बस बच्चों अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी के मैं सेकेंड पार्ट में डाल दूंगा। थैंक यू।